आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के इतिहास विभाग के तत्वावधान में आयोजित ज्ञानदूत 2.0 के ऑनलाइन व्याख्यान सत्र में मैं डॉक्टर डी.के. चारण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीकर के इतिहास विभाग के सह आचार्य डॉक्टर पूर्णमल मीणा। मैं डॉक्टर पूर्णमल मीणा साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का व्याख्यान उनका चंद्रगुप्त मौर्य पर केंद्रित होगा, तो मैं डॉक्टर मीणा साहब से आग्रह करता हूं कि वे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर पूर्णमल मीणा। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम ज्ञानदूत कार्यक्रम में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का वह पहला महान शासक जिसके नाम मात्र से ही सभी भारतीयों में एक गर्व की अनुभूति होती है, गर्व महसूस होता है। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे पहले भारत के ऐतिहासिक महान साम्राज्य का संस्थापक था। पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बलबूते पर समुचे भारत को एक किया था। इसलिए आज हम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौर्य साम्राज्य को जानने के प्रमुख स्रोत क्या है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। 5 भागों में हम इसको आसानी से बांट लेते हैं। पहला, मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत। दूसरा भाग होगा मौर्य साम्राज्य का महत्व। तीसरा भाग होगा मौर्यों की उत्पत्ति से विषयक विभिन्न मान्यताएं। चतुर्थ भाग होगा चंद्रगुप्त मौर्य की विभिन्न विजय जो उसने प्राप्त की। और पांचवा और अंतिम भाग होगा हमारे इस लेक्चर का चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित प्रशासन की मुख्य बातें। इस तरह से हम इस टॉपिक को 5 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य के स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, पिछली क्लास में जिसमें हमने मगध का उत्थान नंदों तक देखा था, उसमें हमारे सामने स्रोतों की बड़ी समस्या थी। वैसी समस्या चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य को जानने में नहीं है। मौर्य साम्राज्य से संबंधित बहुत सारी सामग्री जैन ग्रंथों के रूप में, बौद्ध धर्म ग्रंथों के रूप में, हिंदू धर्म ग्रंथों के रूप में, पुरातात्विक स्रोतों के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। अगर हम इस सामग्री का थोड़ा सा और विस्तार से अध्ययन करना चाहें तो मौर्य साम्राज्य या चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो सामग्री है उसको हम 2 मोटे रूपों में बांट सकते हैं। पहले साहित्यिक स्रोत और दूसरे पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में भी धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य, जैन धर्म से संबंधित साहित्य, और गैर में धार्मिक साहित्य में हम ले सकते हैं विदेशी लेखकों विदेशी लेखकों का साहित्य। और इसी प्रकार हम दूसरा जो मुख्य भाग है पुरातात्विक स्रोत, उसमें यदि हम मौर्य साम्राज्य के स्रोतों की चर्चा करें तो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख आएंगे। शिलालेखों में वृहत शिलालेख जो 14 पंक्तियों में लिखे हुए हैं, जो 8 जगहों पर मिले हैं। लघु शिलालेख है दूसरे नंबर पे। स्तंभ लेखों में वृहत स्तंभ लेख है जो 7 पंक्तियों में लिखे हुए हैं और 6 जगहों पर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा छोटे छोटे कई लघु शिलालेख भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त गुहा लेख है जो विभिन्न स्थानों पर, जैसे अशोक के द्वारा निर्मित बराबर की पहाड़ियां जो बिहार में है, जिनमें 3 बहुत प्रमुख है, विश्व झोपड़ा, करण झोपड़ा, सुदामा। ये जो बराबर की पहाड़ियां हैं उनमें अशोक के द्वारा निर्मित गुहाएं हैं वहां। इसके अलावा अशोक के बाद जो शासक हुआ दशरथ, उसकी नागार्जुन की पहाड़ियों में जो बिहार में ही है, वहां पर वदथिक, गोपी और वापी की गुफाएं हैं। इन गुफाओं में जो सामग्री भरी पड़ी है उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो मैंने एक संक्षिप्त सी रूपरेखा आपके सामने रखी है मौर्य साम्राज्य की साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, इनकी एक रूपरेखा। अब ब्राह्मण साहित्य की अगर हम सबसे पहले चर्चा करें तो ब्राह्मण साहित्य में आता है पुराण। जैसा कि हम जानते हैं पुराणों की संख्या 18 है और उनमें से पुराणों में
से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र, जो कि मौर्य युग का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अलावा विष्णु पुराण, जिस पर रतनगर्भ की टीका है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिस पर बाद में डूडीराज ने टीका लिखी, मुद्रा राक्षस व्याख्या नाम से। इसके अलावा इसी टीका से संबंधित और पुस्तकें भी हैं, महादेव कृत मुद्रा राक्षस कथा, खिंतक की चाणक्य कथा, अनंत कवि की पूर्व राक्षस कथा। ये सारे ब्राह्मण साहित्य है जो मैं अभी आपके सामने नाम रख रहा हूँ। इसी प्रकार गुणाढ्य की व्रत कथा, सोमदेव का कथासरित सागर, आचार्य क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, ये ब्राह्मण साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो हमें मौर्यों के बारे में जानकारी देती है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें तो थोड़ी सी विस्तार से अगर हम चर्चा करें तो जैसे इसके अलावा सिहली बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है दीप वंश और वहावंश, नागसेन का मिलिंद पन्नो, बौद्ध धर्म ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूल कल्प, इससे भी हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। ये भी मैं बताना उचित समझता हूं कि आर्य मंजूश्री मूल कल्प का लेखक अज्ञात है, परंतु इसमें बाद में 12वीं शताब्दी में कुमार कलश नामक विद्वान ने आर्य मंजूश्री मूल कल्प का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया, और इससे आर्य मंजूश्री मूल कल्प जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म ग्रंथ है, इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार व अशोक चारों से संबंधित जानकारी मिलती है। इसी प्रकार अगर हम जैन धर्म ग्रंथों की चर्चा करें तो जैन धर्म ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रंथ है जो जैन धर्म जो हमारे को जानकारी देता है वो है प्रशिष्टि पर्वन, जो सबसे महत्वपूर्ण जैन धर्म ग्रंथ है, जिसके लेखक का नाम है आचार्य हेमचंद्र जैन। इसी प्रकार जिन प्रभ सूरी जो कि बहुत बाद में हुए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है विविध तीर्थ कल्प, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जैन धर्म ग्रंथ है महावंश टीका, जिसके लेखक का नाम है वंशाय कासिनी की महावंश टीका। इसी प्रकार मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि व विचार श्रेणी, उपतिश का महाबोधि वंश, हरिसेन का व्रत कथा, ये ऐसे ग्रंथ हैं भारत के जो जैन धर्म से संबंध रखते हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, और जिनसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसी में जैसे सोमदेव का कथासरित सागर है, रामचंद्र मुमुक्षु का पुण्याश्रव कथा कोश है, जो भी हमें मौर्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसको कौटिल्य के दो नाम और भी मिलते हैं, एक है चाणक्य और एक है विष्णुगुप्त। आपको बताना चाहूंगा कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उस ग्रंथ के अंत में नाम आया है विष्णुगुप्त, अंत में, पहले नहीं है, और प्रत्येक अध्याय के अंत में नाम आता है कौटिल्य। तो इस प्रकार तीन नाम आते हैं, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, जो जिसका समीकरण अर्थशास्त्र के लेखक से किया जाता है। अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत है, इसमें 15 अधिकरण है, 150 अध्याय है और 180 विषय है, 6000 श्लोक है। ये गद्य पद्य दोनों में मिलता है। इसके अतिरिक्त हमारे जो साहित्यकार है, वर्तमान इतिहासकार है, उन्होंने 32 अक्षरों का एक श्लोक मान करके 32 अक्षरों का एक श्लोक मानते हुए गणना की है, जिसके आधार पर 6000 श्लोक इसमें लिखे हुए। इस ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र जरूर है, पर इसमें अर्थशास्त्र से संबंधित बातें न होकर राजनीति शास्त्र से संबंधित बातें हैं। एक राजा के क्या कर्तव्य हैं, एक राजा को न्याय कैसे करना चाहिए, एक राजा को किस प्रकार से शासन करना चाहिए, ये सारी बातें इस अर्थशास्त्र में लिखी हुई है। और अर्थशास्त्र, अगर मैं ये कहूं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जानने का सबसे बड़ा साधन है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो संक्षिप्त में कहूं तो इसका मुख्य विषय है प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्षों का तार्किक व विशद विवेचन अर्थशास्त्र में किया गया है। अर्थशास्त्र पे कालांतर में भट्ट स्वामी द्वारा एक टीका भी लिखी गई, जिसका नाम था प्रतिपद पंचिका, जिससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये एक संक्षिप्त सी जानकारी मैंने भारतीय ग्रंथों से मौर्यों के बारे में बताई। विदेशी ग्रंथ भी हैं जिन्होंने
मौर्यों के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाई है। उन विदेशी ग्रंथों में है मेगास्थनीज की इंडिका, स्ट्रेबो का भूगोल, टालेमी का भूगोल, कर्टियस की सिकंदर का इतिहास, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री, डियोडोरस की बिब्लियोथिका हिस्टोरिका और एरियन का एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर नामक पुस्तक। ये 5-6 पुस्तकें ऐसी है जो विदेशी लेखकों के द्वारा प्राचीन काल में लिखी गई थी, जो सिकंदर के साथ, सिकंदर के बाद, सिकंदर से पहले जो भारत आए थे, या भारत के बारे में उन्होंने यहाँ से यात्रा करने, जो उस समय के व्यापारी वगैरह जो भारत से ईरान के माध्यम से यूनान गए थे, या इस तरह से जो व्यापारियों के माध्यम से जो सूचनाएं एक देश से दूसरे देश को पहुंचती, उसके आधार पर कुछ सिकंदर के पूर्व के लेखकों ने उस आधार पर लिखा, कुछ सिकंदर के साथ आए थे और कुछ सिकंदर के बाद आए थे। तो ऐसे जो विदेशी यात्री हैं या जो विदेशी लेखक हैं, जिनके नाम है मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, टालेमी, कर्टियस, प्लिनी, डियोडोरस और एरियन आदि, जिन्होंने बहुत सारी जानकारी हमारे को मौर्य से संबंधित उपलब्ध करवाई है। इनमें यह भी बताना उचित समझता हूं कि स्ट्रेबो ने अपनी पुस्तक भूगोल जो है वो कुल 17 अध्यायों में लिखी थी, जिसमें से 15वां अध्याय जो है वो भारत और ईरान से संबंधित है। इसी प्रकार टालेबी पहला ऐसा विदेशी लेखक था जिसके भूगोल में भारत का पहला मानचित्र मिलता है। तो डियोडोरस की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका नाम है बिब्लियोथिका हिस्टोरिका, जिसमें हमें तत्कालीन भारत के पश्चिमोत्तर भारत की जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐसे कुछ ग्रंथ हैं जो विशेष रूप से हमें विदेशी ग्रंथ है, जो चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यों की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इसमें 4-5 ग्रंथ ऐसे हैं जो विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी देते हैं। इसमें नाम आता है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस का, महावंश टीका का, जो कि वसायप कासनी की महावंश टीका लिखी हुई है। इसी प्रकार व्रत कथा मंजरी, कथा सरित सागर और आचार्य हेमचंद्र का प्रशिष्टि प्रवन, ये ऐसे 5 ग्रंथ हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक जानकारी देते हैं। इसके अलावा जैन ग्रंथ है जो मौर्यों के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कुछ नाम मैंने बताए, जिन परशुरी का विविध तीर्थकल्प और आचार्य हेमचंद्र का प्रशिष्टि प्रवन। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथों में नाम आते हैं उत्तराध्ययन सूत्र, आवश्यक सूत्र, 10 कालिक सूत्र, निश्चित सूत्र, वृहत कल्प सूत्र, जो भी हमें मौर्यों से संबंधित जानकारी देते हैं। हमें इसके अतिरिक्त रामचंद्र मुमुक्षु की पुण्याश्रव कथाकोश से भी चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य की उत्पत्ति संबंधी जानकारी मिलती है। तो ये एक संक्षिप्त सी जानकारी मैंने मौर्यों के जानकारी देने वाले स्रोतों के बारे में आपको बताई है। अब हम दूसरे बिंदु पे चलते हैं। इससे पहले कुछ सोचिश जानकारी ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो यूनानी इतिहासकार हैं, उन्होंने, या विदेशी इतिहासकार जिनमें एरियन, स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क, फिलाकर्स, एलियन, स्ट्रेबो आदि प्रमुख हैं, इन लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से न पुकार कर सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोप्टस के नाम से पुकारा है। और इन तीनों नामों का समीकरण सेंड्रोकोप्टस, कोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस का समीकरण 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से बैठाया और पहली बार भारतीयों को बताया कि ये जो यूनानी साहित्य में नाम मिलते हैं, ये किसी और के नहीं बल्कि हमारे प्रथम भारतीय महान साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है, जिनको यूनानी इतिहासकारों ने सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस के नाम से पुकारा है। स्ट्रेबो ने इसको पाटलिपुत्रक यानी पालीबोथ्रोस कहा है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्रक कहा है। इसी प्रकार से कलहण की राजतरंगिणी में अशोक के परपिता में इट मींस चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम शकुनी बताया गया है। और इस प्रकार से मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को, अब जैसे अगर हम चर्चा करें कि और किन किन नामों से चंद्रगुप्त मौर्य को पुकारा गया है, तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के अतिरिक्त वर्सल, वर्षभ, प्रियदंसन तथा चंद्रश्री के नाम से भी संबोधित किया गया है।
पतंजलि का महाभाष्य पहला ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम चंद्रगुप्त सभा की चर्चा की गई है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पहला अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख हुआ है। ये एक संक्षिप्त जानकारी हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य का हमारे इतिहास में क्या महत्व है, क्यों हम इसको इतिहास में पढ़ते हैं, क्या इससे हमें ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो हमारे को गर्व महसूस करवाती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय इतिहास का प्रथम एवं अंतिम विस्तृत साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य, जिसकी सीमाएं पश्चिमोत्तर में हिंदकुश पर्वत से तक थी और दक्षिण में आधुनिक कर्नाटक तक थी। इसी प्रकार से एकदम पश्चिम तट पर मकरान से लेकर के पूर्व में बांग्लादेश तक, यानी आज जिसको हम एक उपमहाद्वीप कहते हैं, भारत की, अगर हम भारत को क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। और इस भारतीय उपमहाद्वीप में आज का भारत तो है ही है, इसके अलावा आजादी से पहले का पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और ये श्रीलंका तक का इलाका इसमें शामिल किया जाता है। पर सबसे बड़ा महत्व यह है चंद्रगुप्त मौर्य का कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का पहला ऐसा विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया जिसके जितना बड़ा साम्राज्य बाद के किन्हीं भी शासकों के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सका। इसीलिए आधुनिक भारत के महान इतिहासकार विंसेंट ऑथर स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की उन वैज्ञानिक सीमाओं को प्राप्त कर लिया था जिनके लिए महान मुगल तड़पते रहे और अंग्रेज जीवन भर आहें भरते रहे। पर उन वैज्ञानिक सीमाओं को, उन वास्तविक सीमाओं को जो भारत को एक प्राकृतिक रूप से अलग देश बताती है, उन सीमाओं को अन्य किसी भी, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो बाद के गुप्त हो, चाहे वो हर्षवर्धन हो, चाहे राजपूत हो, चाहे अंग्रेज हो, किसी भी अन्य बाद के शासकों ने उन सीमाओं को प्राप्त नहीं किया था जिन सीमाओं को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विजयों से प्राप्त कर लिया था। तो सबसे पहला महत्व यह है कि भारतीय इतिहास का प्रथम एवं अंतिम विस्तृत साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। दूसरा एक इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान, महत्व यह है हमारे इतिहास में मौर्य साम्राज्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का, कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट एवं प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक माना जाता है। और है भी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्योंकि इससे पहले का जो भी हमारा भारत का इतिहास है वो थोड़ा धूमिल है, उसमें तिथि क्रम का अभाव है, उसमें उससे पहले का जो इतिहास है उसकी विदेशी साहित्य से तुलना नहीं हो सकती, उसके स्रोत विदेशी साहित्य में नहीं मिलते। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से हमारे साहित्य के, हमारे भारत के साहित्य में तो उसके स्रोत मिलते ही मिलते हैं, इसके साथ साथ विदेशी साहित्य में भी हमें स्रोत मिलते हैं। ये इस प्रकार से हम इससे को प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य एवं सम्राट के रूप में भी जान सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो महत्व है वो ये है कि भारतीय इतिहास में अपेक्षाकृत निश्चित तिथिक्रम की शुरुआत मौर्यों से ही होती है, मौर्यों से ही मानी जाती है। इसी प्रकार और अगर इसके महत्व की चर्चा करें तो ये पहला ऐसा उल्लेखनीय योगदान कहिए, पहली ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धि कहिए कि जो मौर्यों ने हासिल की, और वो ये थी किसी विदेशी शक्ति को पहली बार सेल्यूकस को पराजित करने का जो सौभाग्य मौर्यों को प्राप्त हुआ। मौर्यों ने अपनी मेहनत से, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के सहयोग से उन्होंने विदेशी शक्ति सेल्यूकस के रूप में विदेशी शक्ति को हराया और एक पहली बार भारत का नाम रोशन हुआ। इसी प्रकार मौर्य साम्राज्य वो पहला साम्राज्य है जिसने विदेशों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। जैसे सेल्यूकस, ऐसा सभी इतिहासकार मानते हैं कि सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों पराजित हुआ और अंततोगत्वा उसको चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि करनी पड़ी। इस संधि में उसको
बहुत सारे प्रदेश भी चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए। इसके अतिरिक्त उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। तो ये प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य वो पहला सम्राट है जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय शादी ये की। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य को कुशल प्रशासन तंत्र की स्थापना के लिए भी जाना जाता है, जिसने पहली बार पूरे देश में एक कुशल शासन स्थापित किया और पूरे साम्राज्य में कानून का या यह कहिए कि प्रशासन स्थापित किया। इसके अलावा अभिलेखीय परंपराएं तथा कलात्मक विकास तथा विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का श्रेय भी हम मौर्य साम्राज्य को दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है वो पहला ऐसा साम्राज्य है जिसका महत्व कभी भी भारतीय इतिहास में कम नहीं होगा। अब हम इसके बाद में चर्चा करते थे थोड़ी सी मौर्य विषयक विभिन्न उत्पत्ति संबंधी विषय विभिन्न मान्यताओं की। देखिए, मौर्यों से संबंधित जानकारी के बहुत सारे स्रोत भी हैं, उसके बावजूद भी ये कंट्रोवर्सी है कि मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था, निम्न कुलीन था, शूद्र था या क्या था। तो इसका अगर संक्षिप्त रूप से मैं कहूं तो सार ये निकलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, जैन धर्म ग्रंथ है, अगर सार रूप में कहूं तो वो इसको क्षत्रिय मानते हैं। और जो हमारे हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ है, पुराण वगैरह, वो इसको शूद्रों से उत्पत्ति मानते हैं कि शूद्रों से मौर्यों की उत्पत्ति हुई है। और अगर हम सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसकी चर्चा हमने की, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति के संबंध में मौन है। वो कुछ भी इस मामले में बताने को तैयार नहीं है कि मौर्य क्या था, शूद्र से उत्पन्न था या किससे उत्पन्न था। तो मौर्य इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है अर्थशास्त्र, वो इस मामले में साइलेंट है। अब हम कुछ विदेशी इतिहासकारों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि जिन्होंने क्या बताया है। तो विदेशी इतिहासकारों में देखो, सबसे पहले प्लिनी ने इसको हम्बल ओरिजिन बताया है। सॉरी, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को हम्बल ओरिजिन अर्थात निम्न कुलीन बताया है। प्लूटार्क ने बहुत ज्यादा नहीं बताया। प्लूटार्क ने कहा है कि एंड्रोकोटस जो उस समय एक नियुक्त था, सिकंदर से मिला था और बाद में उसने आसानी से पूरे देश पर शासन स्थापित कर लिया। जहां पर नंदों का शासन स्थापित था उसको भी उसने अपने अधीन कर लिया। और इसी प्रकार डियोडोरस ने भी नंदों की निम्न उत्पत्ति का उल्लेख किया है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति के संबंध में उल्लेख नहीं किया है। स्पूनर महोदय ने मौर्यकालीन भारतीय संस्कृति पर ईरानी प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में या उसके आधार पर मौर्यों को फारसी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया है। अगर और कई जो इस समय उल्लेख मिलते हैं उनकी चर्चा करें तो दिव्यावदान में बिंदुसार और अशोक को स्पष्ट रूप से क्षत्रिय कहा गया है। महाबोधि वंश एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें मौर्यों को या चंद्रगुप्त मौर्यों को पिपलीवन के मौर्यों की क्षत्रिय शाखा से उत्पन्न बताया गया है। इसी प्रकार से महावंश टीका, महावंश, संबोधि वंश, महापरिनिर्वाण सूत्र, दिव्यावदान आदि में मौर्यों को स्पष्ट रूप से क्षत्रिय बताया गया है। और जैसा मैंने बताया कि पुराणों में और अन्य जो हिंदू धर्म से ग्रंथ है उनमें इनको निम्न कुल का बताया गया। जैसे मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन, अप्रथित कुल
अर्थात अप्रतिष्ठित कुल का तथा वर्षल कहा गया है। इसी प्रकार विष्णु पुराण के टीकाकार रतन गर्भ ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा नंद की शूद्रा पत्नी मुरा से उत्पन्न पुत्र बताया है और उनको शूद्र सिद्ध करने का प्रयास किया है। पुराणों में लिखा हुआ है कि पुराणों में महापद्मनंद का उल्लेख शूद्रो गर्भोदय के रूप में किया गया है और आगे ये भी लिखा गया है कि इनके बाद जो भी राजा होंगे वो सारे शूद्र होंगे। तो इस आधार पर, पुराणों के आधार पर शूद्र बताया गया है, जिसके बारे में सभी एक मत नहीं है, पर एक संक्षिप्त से चर्चा हमने ये की है कि ये है क्या आखिर। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार जो है वो ये स्वीकार करते हैं कि ये पिपलिवन के मौर्यों की क्षत्रिय संतान ही है। रानी मार्कंडे पुराण में अवश्य ही को मौर्यों को असुर कहा गया है। तो ये एक संक्षिप्त चर्चा इनके उत्पन्न कुल को लेकर के या इनकी जन्म को या प्रारंभिक जीवन को लेकर के। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में ही शिक्षा प्राप्त की थी और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य की भेंट हुई और चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक ऐसा शासक है जो भारत को मुक्ति दिला सकता है। और वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर कहते हैं कि चाणक्य जो है या कौटिल्य जो है उसने उसको ट्रेंड किया, प्रशिक्षित किया, शिक्षित किया, उसको हर तरह से ट्रेनिंग दी और समय आने पर उसको उसकी ट्रेनिंग का काम में लेते हुए, उसके प्रशिक्षण को काम में लेते हुए उसने चंद्रगुप्त को बताया कि आप जाओ और सिकंदर से सहायता लो। कहते हैं कि 323 ईस्वी पूर्व में जब भारत आया था सिकंदर, तो उस समय ये उससे सहायता मांगने गए था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को यद्यपि सिकंदर से सहायता नहीं मिली, लेकिन उसने एक अवसर देखा। और वो अवसर क्या देखा कि जैसे ही सिकंदर भारत से वापस लौटा तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जीते हुए प्रदेशों को जैसे ही भारत से सिकंदर वापस लौटा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उन प्रदेशों को जीत करके और अपनी एक विशाल सेना कायम की। अर्थात अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की और कहां कहां विजय प्राप्त की। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से, कौटिल्य के सहयोग से सिकंदर के द्वारा जो जीता हुआ इलाका था उस इलाके को जीतने का, इससे पहले कहते हैं कि कहानी ये भी आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सीधा मगध पर आक्रमण किया था, पर मगध के शासकों के सामने, उनकी घनानंद की सेना के सामने वो नहीं टिक पाया और इस प्रकार से एकदम से आक्रमण करने से वो जीत नहीं पाया। तो कहते हैं कि जब वो वहां से जब वो असफल हो गया उस आक्रमण में, तो वो कहीं रात को किसी एक कुटिया में, किसी बुढ़िया के पास किसी कुटिया में उसने रात बिताने के लिए विश्राम किया। तो वो बुढ़िया खाना बनाते बनाते कह रही थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ताती रोटी खाने का प्रयास किया, यानी धीरे धीरे टुकड़ों में नहीं खाया, किनारों से नहीं खाया, बल्कि सीधा ही बीच वाले भाग को खाया, जिससे उसका मुंह जो है जल गया। अर्थात उसने अप्रत्यक्ष रूप से यह बताने का प्रयास किया कि पहले छोटे छोटे जो चारों तरफ के सीमावर्ती इलाके हैं उनको जीतना चाहिए, तब जाकर के कहीं आप केंद्रीय भाग को जीत पाओगे। और उस कहते हैं कि उस कहानी से, उस बुढ़िया के विश्राम करने वाली बात से, वहां रहने वाली बात से उसको ये सलाह मिली और उसने सीमावर्ती इलाकों पर ध्यान केंद्रित किया और सबसे पहले पंजाब को विजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पंजाब को जीता और पंजाब के में जून 323 ईस्वी में जब बेबीलोनिया में, जून 323 ईस्वी पूर्व में जब बेबीलोनिया में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई, तो उनके जो क्षत्रप थे, उसके जो गवर्नर थे, उन्होंने आपस में एक तरह से शासक बनने की होड़ हो गई और वो आपस में ही एक तरह से लड़ने लग गए। उस अव्यवस्था का फायदा उठाया और सिकंदर चूंकि भारत से जा चुका था, तो भारतीय जो स्थानीय शक्तियां थी उन्होंने भी उन क्षत्रपों को, उन गवर्नरों को मार भगाया और उस अव्यवस्था का फायदा उठाकर जब यूनानी क्षत्रप आपस में ही लड़ने लगे, आपस में ही पारस्परिक फूट हो गई उनमें, तो उस फूट का फायदा उठाकर चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त मौर्य की ताकत के बल पर पूरे पंजाब को
उसने जीत लिया और 322-21 ईस्वी यानी 2 सालों के अंदर उसने पूरे पंजाब को जीत लिया। इस समय बाद में धीरे धीरे वो पंजाब को जीत करके और वापस नंद वंश की तरफ बढ़ा और नंद वंश पर, जैसा कि कहते हैं कि सेना तो बहुत बड़ी थी पर नंद वंश का या नंद वंश के शासकों का समाज में कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं था। आम जनता उनके साथ नहीं थी। आम जनता उनके शासन से संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि त्रस्त थी, उनके कारनामों से, उनके कार्यकलापों से त्रस्त थी और इसलिए शायद ऐसा लगता है कि नंदों की पराजय में आम जनता ने भी चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया होगा। इस मामले में पुराण, मुद्रा राक्षस, मिलिंद पन्नो, प्रशिष्टि पर्वन, महावंश टीका आदि से ज्ञात होता है कि चाणक्य की कूटनीति एवं चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति के समन्वय से नंदराज की पराजय हुई और मगध पर मौर्य साम्राज्य का आविर्भाव हुआ। यद्यपि इस प्रश्न को लेकर इतिहासकारों में विवादास्पद स्थिति है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले मगध पर अधिकार किया या पंजाब पर। आर.सी. मुखर्जी जैसे इतिहासकार पंजाब विजय को पुष्ट करते हैं तो एस.सी. राय चौधरी मगध विजय को। पर जैसा भी हो, पंजाब भी जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने, मगध को भी जीता और मगध को जीत करके वो एक तरह से बहुत बड़े क्षेत्र का स्वामी बन गया। जब वो पंजाब जीत चुका था, जब वो मगध जीत चुका था, उसी समय जो सिकंदर के क्षत्रप थे उनमें से एक प्रमुख क्षत्रप था जिसका नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस ने पुनः भारत, सिकंदर के द्वारा विजित प्रदेशों को जीतने का प्रयास किया और उसने पुनः भारत पर आक्रमण किया। लेकिन इस समय भारत की स्थिति बदल चुकी थी। भारत पर नंदों का शासन नहीं बल्कि भारत के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आ चुका था। और कहते हैं कि 306 से 305 ईस्वी पूर्व के आसपास से लेकर के 312 ईस्वी तक के बीच में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ 305-6 ईस्वी के आसपास। इसमें भारत में ऐसा प्रतीत होता है कि सेल्यूकस की हार हुई और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। ये भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है, बताना चाहूंगा कि जो क्लासिकल लेखक है यूनान के, जिनमें कर्टियस है, जस्टिन है, स्ट्रेबो है, प्लूटार्क है, एरियन है, इन्होंने इस युद्ध के स्पष्ट परिणामों का, अर्थात सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जो युद्ध हुआ उस युद्ध के परिणामों को लेकर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। केवल प्लूटार्क ऐसा लिखता है कि चंद्रगुप्त द्वारा 500 हाथी सेल्यूकस को दिए गए। अब इस एक बात से कैसे पता चलेगा कि सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने हाथी क्यों दिए? इसी प्रकार स्ट्रेबो के अनुसार सेल्यूकस ने एरियाना के प्रदेश 500 हाथियों के बदले अंतर विवाह की शर्त पर दिए, ऐसा स्ट्रेबो कहता है। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि स्थिति बदल चुकी थी, चंद्रगुप्त मौर्य शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित हो चुका था और जब सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया तो सेल्यूकस के आक्रमण का करारा जवाब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दिया गया और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस ने मैत्रीपूर्ण वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। इसके बदले में शायद, या यूं कहिए कि मित्रतावत, एक उनको हाथियों की जरूरत रही होगी, या हाथी हमारे देश के जो है मतलब उनको पसंद होंगे, इस वजह से एक उपहार स्वरूप उन्होंने 500 हाथी भी सेल्यूकस को दिए। ये सभी स्वीकार करते हैं। इसके अलावा 4 प्रदेश जो सेल्यूकस से इस पराजय के स्वरूप प्राप्त हुए उनके नाम है एरिया, जिसको आधुनिक हेरात कहा जाता है। दूसरा है अराकोशिया, जिसको आधुनिक कंधार के रूप में जाना जाता है। तीसरा है जेडोसरिया, जिसकी पहचान बलूचिस्तान के रूप में की गई है। और चौथा है पेरोपोनेस डाई। एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया और पेरोपोनेस डाई की
पहचान जो है काबुल घाटी के रूप में की गई है। इस प्रकार आप लोग जो है देखते हैं कि उसने सेल्यूकस को भी हराया, पंजाब पर पे भी विजय प्राप्त की और मगध पर भी विजय प्राप्त की। इसके बाद में सौराष्ट्र पर अधिकार किया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सौराष्ट्र पर अधिकार था। उसने वहां पर एक बांध का निर्माण करवाया था, जिसको आगे जाकर के रुद्रदामन ने भी परिमार्जित या उसको इसकी रिपेयरिंग करवाई थी। इसी प्रकार जैन परंपराओं से हमें पता चलता है कि दक्षिण भारत पर भी मौर्यों ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन स्थापित कर लिया था। सौराष्ट्र पर अधिकार कर लिया, दक्षिण भारत पर अधिकार कर लिया, और मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि कलिंग पर भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसका अधिकार हो चुका था। इसी प्रकार महास्थान अभिलेख जो बोगरा बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है, महास्थान अभिलेख जो बोगरा बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रारंभिक मौर्य लिपि है, जो प्रारंभिक मौर्य लिपि में लिखा हुआ है, तथा अर्थशास्त्र में विहित काकनी मुद्रा का उल्लेख भी इसमें आया है। इस आधार पे इतिहासकार कहते हैं कि बंगाल पर भी मौर्यों का अधिकार था। तो भारत का पहला ऐसा महान साम्राज्य जिसकी पश्चिमोत्तर में हिंदकुश पर्वत से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में मकरान तट से लेकर के पूर्व में बंगाल तक सीमाएं जिस साम्राज्य की थी, उस साम्राज्य को जीत करके अपनी शक्ति के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य ने महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य की सहायता से पूरे देश पर शासन स्थापित किया। अब ये इतना ही नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि यही नहीं कि उसने भारत को जीता, एकता के सूत्र में पिरोया, उसने उसकी इससे भी बड़ी उपलब्धि यह है चंद्रगुप्त मौर्य की कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस महान साम्राज्य को स्थापित करने के बाद उसमें शासन की भी व्यवस्था स्थापित की। और कौटिल्य ने अपने इस महत्वपूर्ण चंद्रगुप्त मौर्य को शासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और वह, जैसे इसकी ज्यादा हम विस्तार से चर्चा न करके इतनी चर्चा करेंगे कि कौटिल्य ने उच्च पदस्थ अधिकारियों की संख्या 18 बताई है, जिनका उल्लेख अष्टादश तीर्थ के रूप में कौटिल्य ने किया है। और वो अष्टादश तीर्थ या 18 अधिकारी कौन कौन से हैं, उनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है मंत्री एवं पुरोहित का। जो मंत्री एवं पुरोहित, जिसको आज हम आधुनिक रूप में प्रधानमंत्री कह सकते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो स्वयं चाणक्य था, जो स्वयं कौटिल्य था इस पद पर। इसके अलावा सेनापति दूसरा महत्वपूर्ण पद, तीसरा युवराज, चौथा द्वारिक, पांचवा अंतर्वेशिक, छठवां जो है प्रशास्त्री। प्रशास्त्री का जो कार्य था वो कारागारों से संबंधित प्रमुख अधिकारी यानी जेलर कह सकते हैं हम आधुनिक काल का। समाहर्ता जो कर एकत्रित करने का काम करता था। सन्निदाता जिसकी पहचान कोषाध्यक्ष के रूप में की गई है। प्रदेष्टा जो फौजदारी मुकदमों से संबंधित न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक जो दीवानी मामलों का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक जो सेना के अंग विशेष का प्रमुख होता था, उसको नायक कहा जाता था, यह भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। पौर राजधानी का गवर्नर होता था, उसको पौर कहते थे। कर्मांतिक खानों से संबंधित प्रमुख अधिकारी को कर्मांतिक कहा जाता था। दंडपाल पुलिस विभाग का प्रमुख, डीजी जिसको हम कह सकते हैं, वो। दुर्गपाल देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रमुख अधिकारी। अंतपाल जो सीमा सुरक्षा से संबंधित प्रमुख अधिकारी। मंत्री परिषदाध्यक्ष। और 18वां था आठविक, इस जिसको वन विभाग का हम चीफ ऑफिसर कह सकते हैं, वन विभाग से संबंधित अधिकारी। तो ये 18 अधिकारियों का उल्लेख प्रशासन में मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य अधिकारियों का उल्लेख भी कौटिल्य ने किया है, जिनको हम अध्यक्ष प्रचार अध्याय में पाते हैं। शुल्काध्यक्ष है, पोतवाध्यक्ष है, सूत्राध्यक्ष है, सीताध्यक्ष है, सुराध्यक्ष है, सुवर्णाध्यक्ष है, मुद्राध्यक्ष है, गणिकाध्यक्ष है। इसके अलावा कौटिल्य ने भी नगर प्रशासन की चर्चा अपनी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में की है। तो ओवरऑल अगर हम संक्षिप्त में कहें तो ये कहना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल अपनी विजयों को
विजयों से पूरे देश को एक किया, बल्कि प्रशासन तंत्र स्थापित करके उसको एक देश को एक कुशल प्रशासन तंत्र दिया, जिसकी संक्षिप्त से चर्चा मैंने आज इस व्याख्यान में करने का प्रयास किया है। उम्मीद है चंद्रगुप्त मौर्य को समझने में सहायता आप लोगों को मिलेगी। धन्यवाद। हेलो।